हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप हिंदी संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फिर आप आगामी परीक्षा जैसे EMRS या BPSC है इनकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि पिछले सभी वीडियो में मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास से लगभग संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तरी है, बहुत सारे प्रश्न आपने सॉल्व कर लिए हैं। व्याकरण के प्रश्न लेकिन जो कुछ उसमें थे वो कम थे, तो इसलिए ये आज से जो मैं व्याकरण की श्रृंखला स्टार्ट कर रही हूँ, इसमें लगभग आपको 1000 व्याकरण के प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। अभी तक लेकर आपकी परीक्षा से कुछ दिनों पूर्व तक हम जो है व्याकरण के लगभग 1000 प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है कि क्रिया के मूल को कहते हैं। ऑप्शन ए है आपका धातु, बी पद, सी कारक, डी समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धातु। क्रिया के मूल को जो है हम धातु कहते हैं, और धातु ही जो होती है वो संस्कृत शब्दों के निर्माण के मूल तत्व होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है आपका पिंगल शास्त्र, बी है भाषा शास्त्र, सी व्याकरण, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, व्याकरण। जिस शास्त्र में हम शब्दों के शुद्ध रूप का और उसके प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है, उसका अध्ययन करते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 3। सही विकल्प चुनकर हमें वाक्य पूरा करना है, क्योंकि वाक्य से अलग रहने पर शब्द और वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए है आपका वाक्यांश, बी है पद, सी पदबंध, डी संज्ञा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पद। ये जब मैं आपको पद परिचय पढ़ा रही थी तब मैंने आपको ये बताया भी है कि जब जो शब्द होते हैं वाक्य में नहीं होते, वाक्य से अलग होते हैं, तो हम उन्हें शब्द कहते हैं, लेकिन जब वो किसी वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तो फिर वही शब्द पद कहलाने लगते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। लड़का किताब पढ़ रहा है, इस वाक्य में कौन सा पदबंध है। कर्ता धन क्रिया है या कर्ता धन क्रिया विशेषण है, कर्ता धन कर्म धन क्रिया है या फिर कर्ता धन कर्म धन क्रिया विशेषण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये कर्ता फिर कर्म और फिर क्रिया है। यहाँ पे जो कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को, वो यहाँ पे छिपा हुआ है, लुप्त है। लड़का किताब को पढ़ रहा है, ऐसा इससे जो हम अर्थ प्रतीत हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कर्ता फिर कर्म और फिर क्रिया पदबंध होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। आपका घर जिस शहर में है उसके शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है। ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी समूहवाचक संज्ञा या फिर डी भाववाचक संज्ञा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि जिस शब्द से हमें किसी एक वस्तु या फिर एक व्यक्ति का बोध हो या एक जगह का बोध हो, किसी विशेष जगह का, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आप जिस भी शहर में रहते हो वो आपका शहर का नाम जो होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का ही भेद होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही संज्ञा पदबंध का विकल्प हो। तो वाक्य क्या है, वाक्य है आपका 4 ताकतवर लोग उस अलमारी को उठा पाए। इसमें जो संज्ञा पदबंध है वो कौन सा है। ऑप्शन ए है आपका ऑप्शन ए है ताकतवर लोग उस अलमारी को, बी है उस अलमारी को उठा पाए, सी को उठा पाए या फिर डी 4 ताकतवर लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 ताकतवर लोग। ये क्या है, ये संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। तो जो रहीम द्वारा लिखित पंक्तियां हैं, इसमें जो बड़े शब्द का प्रयोग हुआ है वो बड़े शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है। ऑप्शन ए है विशेषण, बी संज्ञा, सी सर्वनाम या फिर डी क्रिया विशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संज्ञा के रूप में जो है ये बड़े शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। द्वार द्वार भटकना, इसमें जो प्रयुक्त द्विरुक्ति है द्वार द्वार, ये किस अर्थ में प्रयोग की गई है। ऑप्शन ए है पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में, बी अतिशयता प्रकट करने के अर्थ में, सी भेद बताने के अर्थ में या फिर डी समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समग्रता प्रकट करने के
अर्थ में जो है द्वार द्वार भटकना, जो द्वार द्वार ये द्विरुक्ति है, इसका समग्रता प्रकट करने के अर्थ में प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। द्विरुक्ति का अर्थ होता है दोहराना, यानी एक ही उक्ति को जब हम दो बार उच्चारित करते हैं तो उसे हम द्विरुक्ति कहते हैं। और इसकी रचना जो है वो सार्थक शब्दों की सहायता से या सार्थक शब्दों की आवृत्ति से होती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित वाक्य के अनुसार संज्ञा उपवाक्य का विकल्प बताना है हमें। वाक्य क्या है आपका कि दीपक ने कहा कि वह कल नहीं आ सकता, तो इसमें संज्ञा उपवाक्य क्या है कि वह कल नहीं आ सकता, दीपक ने कहा कि वह कल, या फिर सिर्फ दीपक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दीपक ने कहा। ये जो है ये संज्ञा उपवाक्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 कि संख्याओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है संश्लिष्ट, बी विश्लिष्ट, सी है श्लिष्ट, या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका विश्लिष्ट। संख्याओं के साथ जो विभक्तियां लगाई जाती हैं या जिन विभक्तियों का प्रयोग होता है उन्हें हम विश्लिष्ट बोलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। इसमें जो जयचंद है वो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए है व्यक्तिवाचक, बी समूहवाचक, सी जातिवाचक, या फिर डी भाववाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जातिवाचक। जो यहाँ पे जयचंद लिखा गया है ये हम देखें तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे हम कहें, अगर कहीं पे हम भीष्म पितामह नाम सुनते हैं तो भीष्म पितामह नाम सुनते ही हमारे अंदर जो है वो किसी दृढ़ प्रतिज्ञा वाले व्यक्ति का चित्र सामने आता है। उसी प्रकार जैसे हम जयचंद का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में किसी देशद्रोही का नाम आता है, देशद्रोही व्यक्ति का चित्र हमारे सामने खिंच जाता है। उसी प्रकार से कुछ और उदाहरण हम दे सकते हैं, जैसे वह तो एकलव्य है, गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है, या कलयुग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। इस प्रकार के जो उदाहरण है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए है तप, बी तीर, सी भरत, या फिर डी चिंता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी चिंता। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। इनमें से भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए है अमीर, बी गरीब, सी भिक्षुक, डी अमीरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमीरी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। फ्रेंड्स आप देखें तो आपको इस आज के वीडियो में या फिर आगे आने वाली वीडियो में व्याकरण के सरल और कठिन प्रश्न दोनों प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सरल प्रश्न ही इस प्रकार से घुमा फिरा कर दिए जाते हैं कि हम सही उत्तर जानते हुए परीक्षा में उसे गलत कराते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इन प्रश्नों को तो आपके कोई भी प्रश्न जो है परीक्षा में गलत नहीं होंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित। प्रश्न संख्या 14 है कि राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय, बी राष्ट्रीय, सी सौराष्ट्र, या फिर डी राष्ट्रीयता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीयता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन ए है पदार्थवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी भाववाचक, या फिर डी जातिवाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाववाचक। दासत्व जो है इसमें भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 16 है, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए है त्रिपिटक, बी भारत, सी लेखक, या फिर डी गंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लेखक। लेखक जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, बाकी अन्य तीनों ही आपके त्रिपिटक, भारत और गंगा जो हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। प्रश्न संख्या 17 है, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। वाक्य में अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य है, वाक्य भेद है। ऑप्शन ए है आपका आज्ञावाचक वाक्य, बी निषेधवाचक वाक्य, सी प्रश्नवाचक वाक्य, या फिर डी इच्छावाचक वाक्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निषेधवाचक वाक्य, क्योंकि यहाँ पे नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है इसलिए ये निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। ऑप्शन ए है आपका भीड़, बी मीठा, सी दूध, डी है पर्वत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भीड़। भीड़ से जो है हमें एक समूह का बोध होता है इसलिए यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। प्रश्न संख्या 19 है कि कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। इसका
ऑप्शन जो हम देख लेते हैं, ऑप्शन ए है क्रिया के लिए, बी विशेषण के लिए, सी संज्ञा के भेद के लिए, या फिर डी सर्वनाम के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वनाम के लिए, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द हम प्रयुक्त करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं, और इसीलिए सर्वनाम को कुछ विद्वानों ने, हिंदी व्याकरणों ने संज्ञा का प्रतिनिधि भी कहा गया है। प्रश्न संख्या 20 है और ये आज का अंतिम प्रश्न भी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रश्न जो है अच्छे लगे होंगे। अगली वीडियो में जो हम इससे भी ज़्यादा प्रश्न लाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो हमने 1000 व्याकरण के प्रश्न देखे हैं, चुने हैं आपको बताने के लिए, वो जल्दी ही पूर्ण हो पाए। प्रश्न संख्या 20 है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। ऑप्शन ए है मैं, बी हम सब, सी आप सब, या फिर डी यह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आप सब। आप सब में जो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। उत्तम पुरुष की बात करें तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मैं, हम लोग ये सभी आ जाते हैं। मध्यम पुरुष में आपके आप सब, तुम ये सब आते हैं, और अन्य पुरुष में वह, ये, वे, यह सभी जो सर्वनाम है वो आपके आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को देखा, जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। आप इन्हें एक बार देखेंगे तो ही आपको याद हो जाएंगे, और परीक्षा में आप इन प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में हिंदी व्याकरण के कुछ और इससे आगे के प्रश्नों को लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।